नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका और रूस बिल्कुल साथ साथ आ गए हैं। रूस ने ग्रीनलैंड को लेकर के साथ दे दिया है अमेरिका का। देखो साथियों, जब भी कहीं युद्ध होता था ना, या जब भी कहीं शक्ति प्रदर्शन होता था ना, या जब भी कहीं पावर का इस्तेमाल होता था ना, तो अगर एक पक्ष का अमेरिका ने लिया तो दूसरे पक्ष में अपने आप ही तुम्हारा रूस जो जाके खड़ा हो जाता था। चाहे वो तुम्हारा उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया को देख लो, चाहे तुम्हारा भारत और पाकिस्तान को देख लो, चाहे तुम्हारा रूस और यूक्रेन वाला जो विवाद हुआ था इसमें देख लो इससे पहले। लेकिन अब कुछ जो है ना बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है इन लोगों की स्वभाव में। किस लिए बदलाव नज़र आ रहा है? यूरोपियन यूनियन जो है ना, यूरोप में सदमा है। यूरोप में सदमा इसलिए है कि अगर जो रखवाली है करने वाला ही है, अगर उसी का तुम्हारी चीज़ पर दिल आ जाए तो कहीं ना कहीं खतरा तो बनता है। खतरा इसलिए बनता है कि अमेरिका का दिल आ गया ग्रीनलैंड पे, और ग्रीनलैंड है डेनमार्क का, और पिछले 600 सालों से है। और वो लगभग ये मान के चलो अभी वहाँ पे 56,000 से ज़्यादा जो है लोग वो निवास करते हैं। और इसका दिल आ गया था पिछली बार कई बार। इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं कि इसको वो दिल क्यों आया एक्चुअल में। इसमें ऐसा क्या है जो डेनमार्क को लेकर या ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका इतना चिंतित है? देखो साथियों, जो विश्व के अंदर टोटल शुद्ध पानी, मतलब साफ फ्रेश वाटर की बात करें ना, तो शुद्ध पानी लगभग 10% जो है वो ग्रीनलैंड आयरलैंड में पाया जाता है ना। और जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है ना, जिस तरह से हमारे जो ग्लोबल में संकेत अच्छे नहीं आ रहे कि भाई हीट वेव बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो जो भूमध्य सागर है ना, जो गर्म उसके नीचे का तटरक्षीय क्षेत्र है ना, जैसे भारत के कुछ क्षेत्र आते हैं, इंडोनेशिया आता है, इस तरह के मालदीव आते हैं। तो जैसे जैसे अपना इसका तापमान बढ़ेगा ना, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो ये जो समुद्र का जल बर्फ़ पिघलेगा, क्योंकि आज जितना भी आयरलैंड में बर्फ़ है ना, या जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उनमें जो बर्फ़ है, तो जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो वो बर्फ़ पिघलेगा, और बर्फ़ पिघलेगा तो समुद्र में जाएगा पूरा पानी, कहीं भी इंटरनल होकर समुद्र में जाएगा, तो जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जो मालदीव है, इंडोनेशिया है, म्यांमार, इस तरह से जो छोटे छोटे आयरलैंड पर बसे हुए देश हैं ना, वो देश डूबने लगेंगे। उन देशों के डूबने से जो सबसे सेफेस्ट कंट्री बन के उभरेगा ना, या जो सबसे सेफेस्ट एसेट के रूप में उभरेगा, जैसे आज सबसे सेफ एसेट की बात करें ना, तो जैसे क्रूड ऑयल है ना, कच्चा तेल, जिन कंट्रियों के पास में कच्चा तेल है ना, उन कंट्रियों को हम रिच के रूप में देखते हैं कि यार इनके पास क्रूड ऑयल है, ये अपना बेच लेते हैं, इस तरह से। अब अगर बात करें अब से लगभग 500 साल बाद की, तो आज जिस तरह से वाटर की को लेकर के कंडीशन चल रही है ऑल ओवर ग्लोबल में, मतलब पूरे विश्व में जिस तरह से शुद्ध पानी को लेकर गहमा गहमी मची है ना, उसी तरह से आने वाले दौर में लगभग 500 साल बाद जो ग्रीनलैंड है ना, जो आयरलैंड है, उस पर लोगों का वास हो जाएगा। वहाँ ज़्यादातर फ्रेश पानी रहेगा, फ्रेश रहने की व्यवस्था रहेगी। आज के जो 500 साल बाद जो आयरलैंड बसे हुए हैं, जहाँ पे आज देश हैं, वो शायद डूब जाएंगे। जिस तरह से जो वैज्ञानिक शोध करते हैं, वैज्ञानिक अनुसार बताते हैं। अब रूस ने क्या बोला है? यूरोपियन यूनियन ने बोला कि जिस तरह से अमेरिका हमारे ऊपर नज़र रख रहा है और अमेरिका हमें कुछ कुछ कह रहा है, तो इसमें रूस को बीच में दखल देना चाहिए। तो रूस ने एक जो पुतिन साहब है, पुतिन से एक मीटिंग में पूछा गया कि जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक नीति बना रहे हैं, तो आपका उस पर क्या चर्चा है? तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो तुम्हारे रसिया के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि यार उससे मेरे को क्या मतलब है, वो कुछ भी लें कुछ भी नहीं लें। तो ये सीधी सीधी एक दूसरे की विस्तारवादी की नीति समझ में आ रही है कि देखो, एक तरफ तो तुम्हारा रूस जो है यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन का आधे से ज़्यादा कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका को देखो, तो अमेरिका ने 51वां स्टेट कनाडा को बोल दिया कि आप जो ना 51वां स्टेट बन जाओ। 50 तो पहले से ही राज्य हैं, 51वें राज्य बन जाओ, कहाँ पे एक अलग से नया देश बने। दूसरी बात, अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर दावा ठोक दिया। अब चक्कर ये स्थिति आ रही है, जो ग्रीनलैंड के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने बोला कि यार इन्होंने गलत किया है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है ना, और उसको जो बलशाली व्यक्ति होता है, जो धींग होता है, मतलब एज अ धींग मतलब बलशाली प्रभावशाली व्यक्ति को माना जाता है, जब वो उसको मार देता है ना, तो वो अपने मन में केवल गाली देता है। बोला गाली दे इसको, माँ की गाली दे कि इसने तेरे को मारा। अल्टीमेटली आप उसको मार नहीं सकते, क्योंकि इसमें अधिकतर अगर पावर की बात करें ना, तो जो डेनमार्क है ना, ये सब एक नाटो पावर का हिस्सा है, और नाटो में लगभग 32 देश हैं। 32 देशों में से ही एक ग्रीनलैंड वाला जो डेनमार्क है वो भी है।
तो अब बात करें, अगर ये नाटो के हिसाब से बात करें तो नाटो का जो देश है ना, और अगर बाहरी देश आक्रमण करता है ना डेनमार्क पे, तो ये 30 देश उसको मिलकर मारेंगे। लेकिन अगर इन नालायकों पे इन्हीं के किसी देश के व्यक्ति की नज़र आ जाए, ऐसा समझो अगर मैं किसी प्रमुख 10 आदमियों का लीडर हूँ और मैंने बोल दिया कि यार ये जो 10 आदमी हैं किसी ने मारा है, अगर इन 10 में से किसी ने किसी को मारा तो उन सबको हम 10 के 10 मिलकर मारेंगे, ये तो नियम हो गया। लेकिन अगर उन 10 की प्रॉपर्टी पे मेरा ही मन आ जाए, अरे यार इसके पास ये चीज़ अच्छी है तो ये क्यों ना मैं हथियार लूँ। अब अमेरिका की क्यों मनमानी चल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है साथियों। अगर पूरे नाटो सदस्यों की बात करें ना, जो नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें लगभग 20 से 30% का जो बजट है ना, वो अकेले अमेरिका देती है, पहली बात तो। दूसरा, अगर सैनिकों की बात करें ना, तो एक बार जर्मन जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पे 1939 से 1945 के बीच में जर्मन सेना भी आई थी वहाँ पे। तो जब उस समय भी ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अमेरिका सेना ही आई थी उसके डिफेंस में, और आज भी अमेरिका सेना की टुकड़ी 2-3 टुकड़ी वहाँ पे पड़ी रहती है अल्टीमेटली, काहे के लिए, ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। अभी जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं हमारा, वो भी विल्सन जो है वो जा चुके हैं, उन्होंने बोला कि हम इसको अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और अमेरिका को फिर से नागरिकता, जितने भी आप लोग हैं आप सबको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, और ये जो है ना ये अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा। और जिस उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया, उस बयान में ये कहा कि भाई जिस तरह से ये सिचुएशन चल रही है ना, कभी रूस के, कभी तुम्हारा चाइना के, कभी और देशों के जहाज यहाँ आ जाते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी और पर नज़र ना, किसी और की नज़र ना घूम जाए इधर, तो हम इसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका इज़ द सुपर पावर है और अमेरिका ही कर सकता है इसकी सुरक्षा, बाकी नहीं कर सकते। उधर जो यूरोपियन यूनियन है ना, उन सभी में सदमे का माहौल है। सदमे का माहौल इसलिए है कि अमेरिका एज द सुपर होने के नाते उन्हें जिस पर नज़र आई उसने वो अपना हथियार लिया, बोले ये मेरा। ऐसा समझ लो तुम, आधे में अजगर आधे में सारागर, मतलब उसने किस चीज़ पर हाथ धर दिया, बोले ये तो मेरी होगी। अब चूंकि वो तो 31 देशों का सबसे बड़ा लीडर है अमेरिका, अब वे क्या करें, वे केवल गाली दे सकते हैं, माँ की गाली दो। क्योंकि जब 10 आदमी मिलकर आपको अगर मार रहे हैं ना और आप कुछ नहीं कर सकते, तो केवल आप गाली दे सकते हो गाली दोगे तो वो रिपीट होगी। अमेरिका का वो कुछ नहीं कर सकते। और डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की जिस चीज़ पर नज़र आ जाती है, वो अभी तक जितने भी उन्होंने बयान दिए ना, उन बयानों को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अब से पहले जैसा भी कुछ था। अब इसमें उन रही सही कसर कर दी है रूस ने पूरी, क्योंकि रूस के ऐसा कहने से सीधी सी बात है कि जो लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, इस तरह के जो देश हैं ना, जो देश पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, यार अब वो फिर से कहीं ना कहीं रूस में मिलने की ओर है। क्यों है? क्योंकि अगर रूस उस मामले में नहीं पड़ता, रूस ने बोल दिया कि यार मैं पनामा के बीच में नहीं पड़ता, तो सीधी सी बात है ना कि अमेरिका का एक अधिकार हो गया कि देखो, जब अलास्का को, जब रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेचा था, तो वन ऑफ द वर्ल्ड में हिस्ट्री में सबसे वो उनकी गलती मानी जाती है कि भाई उन्हें अलास्का को बेचना नहीं चाहिए था, है ना। लेकिन आज के दौर में अलास्का में सबसे ज़्यादा जो रियल अर्थ मटेरियल्स पाए गए हैं, तो अब सीधी सी बात है, वो बात है कि आधे में तुम कर लो, आधे में मैं कर ले। अगर ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप बोल देते कि मैं पनामा नहर ले लूँगा, और रूस अपनी पनडुब्बी खड़ी कर देता, बोले लेकर दिखा, मैं बताता हूँ कैसे लेगा। अगर अमेरिका बोल देता मैं ग्रीनलैंड ले लूँगा, उसी बीच में रूस अपना हथियार युद्धपोत भेज देता, बोले लेकर दिखा मैं कैसे ले लूँगा, तो ये कंडीशन ऐसी बन जाती है कि कहीं ना कहीं तनाव बढ़ सकता है। तो इसलिए एक दूसरे के जो बड़े बड़े देश हैं ना, जो परमाणु संबंध देश है, वो पीछे हट जाते हैं, बोले नहीं झगड़े में कुछ नहीं रखा यार, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जो दूसरी सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ऑल ओवर विश्व में, वही अगर बोल दे रहे हैं यार मेरे को क्या करना है यार, तुम तुम्हारा देखो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें खुल जाती हैं कि यूरोपियन यूनियन के जो देश है ना, उन लोगों को चिंता सताने लगेगी कि अगर कल के दिन अमेरिका हमसे पीछे हटा और रूस ने हमला करा, तो जाहिर सी बात है कि जितना हिस्सा 15 देशों में टूट कर 1991 में अलग हुआ था ना, वो फिर से रूस में मिल जाएगा और फिर एक यूएसएसआर बना लेंगे। अब इन लोगों को जो लीड कर रहा है वो कर रहा है फ्रांस। अगर बात करें सबसे बड़े जो एटॉमिक देश है ना, जो जिनके पास में परमाणु बम है, उनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है। तो जब से ब्रिटेन यूएसएसआर उससे अलग हुआ है ना यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियनों का जो लीडर माना जाता है फ्रांस माना जाता है। फ्रांस बोलता है कि मैं करूँगा तुम्हारी सुरक्षा। तो कुल मिला के ऐसी बात है। लेकिन अब देखने योग्य जो सबसे बड़ी बात है ना, कि जब एक तरफ अमेरिका ने बोल दिया है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, ठीक है,
रूस ने बोल दिया तुम जो कर रहे हो वो कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये चीज़ें किस ओर ले जा रही हैं? ये ले जा रही हैं कहीं ना कहीं विस्तारवादी की ओर, कि भाई जिसके जितना डंडे में दम है उतना कब्जा लो। साथियों, ये हम भारत की अगर बात करें तो भारत में जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तुम्हारा वाजपेयी जी, और तुम्हारा जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन लोगों की देन है कि आज भारत क्योंकि परमाणु संपन्न देश है, इसीलिए भारत पर कोई नज़र उठा कर नहीं देखता। नहीं तो ये अमेरिका और ये जो लोग हैं ना, ये इतने बेकार लोग हैं कि इनकी जहाँ नज़र पड़ जाए या वहाँ ले लेते हैं। भाई आप बताओ कि रूस का यूक्रेन से क्या विवाद है? भाई इतना ही विवाद तो है कि यूक्रेन ने बोला मैं नाटो में जाऊंगा, और गया भी नहीं, केवल बोला। तो रूस को लगा कि यार अगर नाटो की सेना यहाँ आ गई तो मेरे लिए खतरा हो जाएगा, तो मैं इसको पहले ही इतना उलझा दूँ कि ये इसी लायक बचे ही ना। आज उसने इतना युद्ध पे पैसा खर्च कर दिया कि वो किसी लायक नहीं बचा। आज सब ने जितने भी रियल अर्थ मटेरियल्स हैं वे अमेरिका को देने पड़ रहे हैं, किस एवज में? कि उसने उससे पैसे ले लेकर जो हथियार बम गोले फोड़ दिए। और यूरोपियन यूनियन वालों ने तो बोल के दिया कि भाई मैं जो पैसा आपको दे रहा हूँ ना, ये लोन के रूप में दे रहा हूँ, ये आपको रिटर्न करना है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने बोला कि देखो यार मैं आपको एक ऐड दे रहा हूँ, अभी तो तुम हथियार बम गोले मारो, फिर अपन समझेंगे बाद में। वो बाद में जब वो किसी लायक बचा नहीं, तो घुटनों पे ला दिया, बोला कि यार पैसे दे, नहीं तो मैं इसका दो, ये ऐड थोड़ी थी, मदद थोड़ी थी, तो कर जाए। तो ये सब सिचुएशन है। लेकिन ये सब देखने योग्य बात है, जब 30 देशों का जो लीडर है उसी की नज़र आ जाए किसी अच्छी चीज़ पर, तो फिर उसको कौन बचा सकता? तो खुद ही मौलाना बना बैठा है अमेरिका। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।